तो चलिए, हमने लास्ट लेक्चर में क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन खत्म किया था। तो क्लासिफिकेशन में हमने जब क्लासिफिकेशन की बात कर रहे थे तो अर्लियर क्लासिफिकेशन में हमने क्या किया था कि जिनके पास सेल वॉल थी उनको प्लांट किंगडम में उठा के रख दिया था। ठीक है, तो इस चैप्टर में भी स्टार्टिंग में यहीं से करते हैं, कुछ पुरानी चीज़ों की बात करेंगे जो एरिस्टोटल ने किया था, प्लांट और एनिमल को सेपरेट कर दिया था। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे मेनली बात करने वाले सेपरेट किंगडम के बारे में, वहाँ पे ज़्यादा हमने बात नहीं करी थी। तो हम डायरेक्ट इस चैप्टर में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक चीज़ें पॉइंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, मेनली ये एनसीईआरटी के बेस पे ही रहेगा सब कुछ। एनसीईआरटी हम थ्रू आउट फॉलो करने वाले हैं इन लेक्चर्स में, और साथ ही साथ जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उनको कवर करते चलूंगा और वहाँ पे पॉइंट्स आपको बताते चलूंगा। तो पहले इस चैप्टर में हम लोग प्लांटिंग में बात करेंगे। तो हम लोग कौन कौन से टॉपिक से बात करने वाले हैं? ठीक है, पहले हम बात करेंगे एल्गा पे, फिर बात करेंगे ब्रायोफाइटा पे, फिर टेरिडो, फिर जिम्नो, फिर एनजीओ। ठीक है, एनजीओ के लिए हम सेपरेट एक चैप्टर और हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जहां हम डिटेल में पढ़ते हैं सारी चीजें। ठीक है, लेकिन आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं प्लांट किंगडम के बारे में। तो प्लांट किंगडम में पहली चीज ये है कि हम लोग जो प्लांट किंगडम था हमारे, उसमें ओवर टाइम चेंज आता है जैसे जैसे क्लासिफिकेशन हुआ। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन के साथ अलग टाइम टू टाइम चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन का अलग अलग क्राइटेरिया हम लोग यूज करते रहते हैं, अलग अलग क्राइटेरिया के बिहाफ पे उनके कैरेक्टर देखते हुए हम लोग करते रहते हैं। ठीक है, तो पहले जो क्राइटेरिया हम लोग के पास था, हम लोग क्या किया था, फंगी और मोनेरा के मेंबर्स को सेल वॉल के बिहाफ पे हमने एक साथ रखा था। दूसरा, अब यहाँ पे क्या किया, अर्लियर क्लासिफिकेशन में इन्होंने क्या किया था, उनको सेम किंगडम में रखा था। अब उसको हमने प्लांट से हटा के अलग पढ़ेंगे। ठीक है, प्लांट किंगडम से उठा के जो हमने मोनेरा में रख दिया था और अदर्स को रखा था, तो उन लोगों को हटा दिया और यहाँ पे हम सिर्फ बात करेंगे प्लांट्स की। ठीक है, पहले हम लोगों ने साइनोबैक्टीरिया को भी रख दिया था। क्यों? क्योंकि हमें लगता था वो एल्गा ब्लू ग्रीन एल्गा कहते, तो हम लोग उसको अलग कर दिया एल्गा से, हमने उसको एल्गा से सेपरेट कर दिया। ठीक है, अब बात करते हैं अर्लियर क्लासिफिकेशन की। तो अर्लियर क्लासिफिकेशन में हम लोग देखें कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हम लोगों ने उठाए थे, बेसिकली जिनको हमने मेन कंपोनेंट मांगा था, जिसके बिहाफ पे हमने क्लासिफिकेशन किया था। तो यहाँ पे हम लोगों ने ग्रॉस सुपीरियर मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर्स को देखा था। ठीक है, अर्लियर क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अर्लियर क्लासिफिकेशन में हमने क्या किया था, सुपर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देखा था। उसके बाद क्या देखा था, सच। ठीक है, हैबिटेट की भी बात करेंगे, कलर की भी बात करेंगे, ठीक है, नंबर की बात करेंगे, और यहाँ पे शेप ऑफ लीफ, मतलब लीफ का शेप कैसे है। जैसे अलग अलग आप प्लांट्स देखते हैं तो उनकी अलग अलग लीव्स होती हैं। सिंपल सा आप नीम की पत्तियां देखें और एक आम की पत्ती देखें तो आप बेसिकली उनके मॉर्फोलॉजिकल जो स्टैंडर्ड कैरेक्टर देख रहे हैं वो एकदम अलग होंगे एक दूसरे से। ठीक है, तो इसके बाद फिर हम बात करेंगे लीनियस क्लासिफिकेशन की। ठीक है, तो लीनियस ने क्लासिफिकेशन में अपने क्या किया, उसको क्या किस चीज को बेस माना, तो उन्होंने वेजिटेटिव कैरेक्टर को माना। एक्चुअली इन्होंने माना था सेक्सुअल कैरेक्टर को। इन्होंने मेनली जो कैरेक्टर इन्होंने एक उठाया वो था सेक्सुअल कैरेक्टर उठाया था, प्लांट के सेक्सुअल कैरेक्टर के बिहाफ पे रहे इन्होंने सारी चीजें डिस्कस की थी। इन्होंने क्या किया था, मेनली इनका जो बेस था वेजिटेटिव कैरेक्टर और एंड्रोशियम स्ट्रक्चर, मतलब नंबर ऑफ स्टेमन के बिहाफ पे किया था। तो इन्होंने अर्लियर क्लासिफिकेशन जो किया प्लांट के केस में, जो लीनियस ने किया था, उनका मेनली बेस तक क्या था, वेजिटेटिव कैरेक्टर, और दूसरी चीज क्या थी, एंड्रोशियम स्ट्रक्चर, मतलब नंबर ऑफ स्टेमन। जो फ्लावर के फ्लोरल डायग्राम के एक तरह समझा, जब फ्लोरल डायग्राम देखते हैं तो उसमें जो स्टेमन होता है, ठीक है, उसी के बिहाफ पे इन्होंने सारी चीजें अपना एक बिहाफ माना और उसी के बिहाफ पे सारी चीजें करी। ठीक है, इन्होंने कुछ गलतियां भी की उस क्लासिफिकेशन में, इनसे कुछ गलतियां भी हुई, तो हम लोग उन ड्रॉबैक्स देखें तो इन्होंने क्या कर दिया था, इन्होंने इक्वल वेटेज दे दिया था वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को और दूसरी चीज के तो फ्लोरल कैरेक्टर्स को, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, दोनों का क्राइटेरिया डिस्कशन का अलग है, दोनों की चीजें एकदम सेपरेट है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर मोर इंपॉर्टेंट देती वेजिटेटिव कैरेक्टर से। इसके बाद यहाँ पे रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर इज मोर इंपॉर्टेंट देन वेजिटेटिव कैरेक्टर। ठीक है, दूसरी चीज इसके बाद दूसरा इसका कारण क्या था कि जैसे आप वेजिटेटिव कैरेक्टर्स देखेंगे तो ये इन्वायरमेंट, जैसे जैसे इन्वायरमेंट में चेंज आते हैं प्लांट्स के केस में स्पेशली, तो बहुत ज़्यादा क्लाइमेट कंडीशंस, वहाँ का इन्वायरमेंट उनके रिप्रोडक्शन को इफेक्ट करता है। ठीक है, उस कैरेक्टर को। अब इन्होंने आर्टिफिशियल, अब क्लासिफिकेशन अलग अलग टाइम पे, एक बेसिकली यहाँ पे जो लीनियस ने अर्लियर क्लासिफिकेशन किया, उसके बाद यहाँ पे एक आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है और नेचुरल क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन आगे भी है लेकिन मेनली जो पहले हम लोग पढ़ेंगे वो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किस बेस पे था, उसमें इक्वल वेटेज किसको दिया था, वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर को इक्वल वेटेज। आर्टिफिशियल में क्या किया था इन्होंने,
वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर्स को दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दी थी, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं था। क्यों? सेक्सुअल कैरेक्टर्स को अगर देखेंगे तो उन पे इन्वायरमेंट के अंदर कंडीशन नहीं आएगा, लेकिन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं वो क्लाइमेट कंडीशन और इन्वायरमेंट पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, जो कि आप देखो यहाँ पे जो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं थी। क्यों? क्योंकि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स थे वो मेनली इफेक्ट हो जाते थे इन्वायरमेंट कंडीशंस जैसे चेंज होंगी, ठीक है, जैसे बहुत ज़्यादा बारिश हो गई या बहुत ज़्यादा धूप हो गई तो उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता था क्लाइमेट कंडीशन से, ठीक है, इन्वायरमेंट से उनके, ठीक है। हो सकता है कि बहुत सारे इंसेक्ट ऐसे आ गए जो उस प्लांट्स पे फीड कर रहे हो सकता है प्लांट्स को ही बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर दें, तो ये सारी कंडीशन के भी यहाँ पे। अब जब ये क्लासिफिकेशन फेल हुआ तो हम लोग आगे पहुंचे नेचुरल क्लासिफिकेशन पे। जब आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन काम नहीं आया, इतनी चीज़ों पे हम लोग कैटेगराइज कर रहे थे लेकिन उससे हमें मतलब प्रॉपर हम लोग क्लासीफाई नहीं कर पा रहे थे उस यहाँ पे, तो हम लोगों ने फिर क्या देखा, हमने नेचुरल क्लासिफिकेशन का मेथड अपनाया, ठीक है। तो वो नेचुरल क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड था, ठीक है, तो वो केवल एक्सटर्नल फीचर्स की बात नहीं करता था। जैसे हम लोग किसी एनिमल प्लांट को देखते हैं, हम उसकी मॉर्फोलॉजी सबसे पहले देखते हैं ना, कैसा दिख रहा है, एक्सटर्नल फीचर्स को देखते हैं। लेकिन जब नेचुरल क्लासिफिकेशन आया तो हम लोग वहाँ पे उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स को भी देखेंगे, ठीक है, उसके इंटरनल कंपोनेंट्स की भी बात करेंगे, ठीक है, जैसे सेल की बात करेंगे, अल्ट्रा स्ट्रक्चर में हम देखेंगे सेल की बात करेंगे, एनाटॉमी देखेंगे, एम्ब्रियोलॉजी देखेंगे और क्या देखेंगे, फाइकोकेमिस्ट्री मतलब उसका केमिकल कंपोजिशन भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसके बाद इस क्लासिफिकेशन को बेसिकली हम लोगों ने फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब एंजियोस्पर्म की बात करते हैं, एंजियोस्पर्म की बेसिकली, तो उसको दिया किसने था, बेंथम और हुकर ने दिया था, ठीक है, जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डेल्टन हुकर ने दिया था। तो नेचुरल क्लासिफिकेशन किसने दिया था, तो नेचुरल क्लासिफिकेशन की जब बात करेंगे तो बेंथम और हुकर की बात करेंगे, ठीक है। मेनली कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये चीज़ याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ क्या याद रखोगे कि उन्होंने कौन कौन से इंटरनल फीचर लिए थे। इंटरनल फीचर में अल्ट्रा स्ट्रक्चर मतलब सेल का स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी और फाइको केमिस्ट्री की बात की थी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं प्रेजेंट में हम लोग कौन सा प्रेजेंट में क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया यूज करते हैं, तो हम करंट में यूज करते हैं फाइलोजेनेटिक, ठीक है। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन मतलब हम लोग इवोल्यूशन से कहीं ना कहीं रिलेट करके चीज़ों को क्लासीफाई करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस पे बेस क्या होता है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मतलब इवोल्यूशन, उन लोग का इवोल्यूशन हो सकता है स्पीसीज को इवोल्यूशन साथ में को इवॉल्व की हुई हो सकता है, एक ही स्पीसीज से बाद में डाइवर्जेंट हो गई हो, ठीक है, ठीक है, जो एक्सेप्टेबल था, ठीक है। हम लोग एक एज्यूम करते हैं बिलोंग टू सेम टेक्सचर, ठीक है, हो सकता है जैसे हम लोगों ने लिविंग वर्ल्ड में पढ़ा था कि जीनस सेम था, स्पीसीज अलग थी। तो एक टैक्सॉन लेवल पे अगर आप देख रहे हैं तो हो सकता है उनका स्पीसीज अलग हो लेकिन क्या जीनस सेम ही तो था ना। सोलेनम की बात करेंगे जैसे, ठीक है, तो सोलेनम केस में अलग अलग उसकी स्पीसीज थी लेकिन जीनस था वो सेम था वहां पे, ठीक है। इसके बाद अगर क्लासिफिकेशन में इस क्लासिफिकेशन फायदा क्या हुआ था कि हम लोग चीज़ों को इजीली क्लासीफाई कर पा रहे थे। फिर उसके बाद इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि जहाँ पे फॉसिल एविडेंस थे, जैसे फॉसिल्स मिलते हैं तो हम लोग रिलेट कर पा रहे थे कि ये इस कैटेगरी से आ रहा है, ये यहाँ से बिलोंग करता है, ये एनिमल इसका एंसेस्टर है। तो सब चीज़ें प्लांट्स के केस में भी हेल्प करती थी कि ये प्लांट्स के एक दूसरे से कैसे रिलेट करती हैं स्पीसीज आपस में, ठीक है। अब इसके बात करते हैं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी ने, तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी किस पे बेस होती है, जितने भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, चाहे वो हम लोग कंप्यूटर इसमें बेसिकली न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में हम लोग पूरा कंप्यूटर बेस्ड डाटा यूज करते हैं, ठीक है, मतलब हम कंप्यूटर स्केल पे लेते हैं, उन्हीं पे अपना जो डाटा होता है वो सारा स्टोर करते हैं, ठीक है। तो इसमें सिंपल चीज क्या होती है, हम लोग जो कैरेक्टर देखते हैं उनको डाटा के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। हर एक कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है और वो डाटा स्टोर हम लोग कैसे करते हैं, चाहे नंबर के फॉर्म में चाहे कोड्स के फॉर्म में करें, उसी फॉर्म में सारी चीजें करते हैं, ठीक है। इसमें इसका एक सिंपल फायदा यह था कि हम 100 से भी ज्यादा कैरेक्टर्स को एक साथ रख के कंपेयर कर सकते थे, उनको हम लोग पढ़ सकते थे, एक साथ रख सकते थे, ठीक है। तो वही चीजें यहीं पे एनसीईआरटी भी कहती है कि यूजिंग कंप्यूटर्स बेस्ड ऑन ऑब्जर्व कैरेक्टर्स। पहली चीज हम क्या करते थे, नंबर और कोड्स को, ठीक है, नंबर और कोड्स, न्यूमेरल टैक्सोनॉमी में नंबर और कोड्स, ठीक है, जो ऑल कैरेक्टर्स जितने भी कैरेक्टर हो, चाहे उनका फिर मॉर्फोलॉजी देखो, चाहे फ्लोरल डायग्राम देखो, उन सबको हम लोग एक नंबर देंगे, एक कोड देंगे और उसी के बिहाफ पे हम उनको उसमें स्टडी करेंगे, ठीक है, आराम से। यहाँ पे फायदा क्या था कि 100 कैरेक्टर्स को हम लोग एक साथ कंसीडर कर सकते थे, ठीक है, कोई अदर कैरेक्टर भी हो, अदर कैरेक्टर मतलब थाउजेंड्स क्या 100 कैरेक्टर को भी हम लोग एक साथ कंप्यूटर डाटा में स्टोर करना इजी होता है इस वजह से। अब बात करते हैं हम लोग
साइटोटॉक्सियोलॉजी मतलब साइटो मतलब हम सेल के अंदर की बात करना, टर्म अपने आप में डिफरेंट, जहां पे टर्म साइटो की बात होगी वहां पे मतलब सेल की बात कर रहा है, ठीक है। तो साइटोलॉजी किस पे बेस्ड थी, तो साइटोलॉजी हमारी बेस्ड थी क्रोमोसोम नंबर पे, स्ट्रक्चर और बिहेवियर पे। तो साइटोलॉजी में 3 चीजें हमें सिर्फ याद रखनी, डेट क्वेश्चन आएगा, क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर और बिहेवियर, ठीक है। अब कीमोटैक्सोनॉमी में बात करेंगे तो कीमो मतलब समझ में आ रहा है, जो भी है उनका केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोनेंट्स होगा, उनके बिहाफ पे हम लोग उनको सेपरेट करेंगे और स्टडी करेंगे, ठीक है। तो यहां तक जो सारी बातें थी वो सारे हम लोग क्लासिफिकेशन की बात कर रहे थे, चाहे वो टैक्सोनॉमी की बात करें, ठीक है। तो इनसे हमें सिंपल सा फर्क था कि हम लोग इजिली इन लोग को सेपरेट कर पा रहे थे, इनके बीच में रिलेशनशिप देख पा रहे थे ताकि हम उनको इजिली स्टडी कर पाए, ठीक है। अब प्लांट किंगडम में हम लोग पहले बात करने वाले हैं एल्गा की, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एल्गा की, ठीक है। तो एल्गा के हम लोग कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, ठीक है। जब हम लोग एल्गा पढ़ते हैं तो एल्गा में हम लोग सबसे पहले देखें क्या जनरल इनके फीचर्स हैं, ठीक है। ग्रीन एल्गा है, ब्राउन एल्गा है, रेड एल्गा है, ठीक है, वो सब बात की बातें। पहले हम लोग देखते हैं कि जनरल फीचर्स में हम लोग एक एक करके एक पॉइंट पे बात करेंगे। क्या क्लोरोफिल इनमें पाया जाएगा, तो हाँ इनमें क्लोरोफिल पाया जाएगा सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स, ठीक। दूसरी चीज, क्या इनके पास रूट स्टेम लीव्स होगी, नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। इनके पास एक थैलॉइड होता है, थैलॉइड स्ट्रक्चर होता है, जो रूट स्टेम लीव्स नहीं होता, बल्कि जो इनका काम होता है एक वो थैलॉइड कन्फर्म करता है एक तरह से, ठीक है। क्या है इनके पास एम्ब्रियो होगा, नहीं, यहाँ पे एम्ब्रियो फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि सीडलेस होंगे पहली बात। तो क्या होगा, नॉन एम्ब्रियोफाइट्स। क्या इनके पास वेस्कुलर टिश्यू होंगे, नहीं, ये अभी डेवलपिंग स्टेज में सबसे अर्लियर प्लांट्स की बात करेंगे, ठीक है। तो अब इनके पास कुछ सिस्टम बना नहीं है, विदाउट सिस्टम है, तो इनके पास वेस्कुलर टिश्यू की बात करेंगे तो जाइलम फ्लोएम, ठीक है। वेस्कुलर टिश्यू में क्या होंगे, जाइलम फ्लोएम, जो कि प्रॉपर डेवलप नहीं होते, ठीक है। सीड की बात करेंगे तो नर्स मोडिफाइड होंगे। अगर हम इनकी स्टडी बात करेंगे, एल्गा की स्टडी या फिर स्टडी की बात करेंगे तो फाइकोलॉजी कहते हैं। क्या इनमें थाइलाकॉइड होगा, ठीक है। थाइलाकॉइड ग्रेना जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे वहां पे डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो क्या इनमें थैलाकॉइड होगा, यस, लेकिन क्या ग्रेना नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा थैलाकॉइड, ग्रेना नहीं होगा। क्रेप्टोगैम्स की बात करें तो ये एल्गा के हिडन 6 ऑर्गन होते हैं। क्या होते हैं, हिडन 6 ऑर्गन, ठीक है। यहाँ पे जो मेल 6 ऑर्गन होगा उसको हम लोग एंथ्रीडियम कहते हैं, और फीमेल 6 ऑर्गन को क्या कहते हैं, ओगोनियम। मेल को क्या कहेंगे, एंथ्रीडियम, फीमेल को क्या कहेंगे, ओगोनियम। ये कैसे होंगे, एक जनरल कैरेक्टर देखोगे तो एल्गी यूनिसेलुलर यहाँ पे होगी और जैकेटलेस, मतलब उनके ऊपर कोई कवरिंग थोड़ी ना होगी, ठीक है। एक्सेप्शन भी यहाँ पे आता है चारा का, ठीक है। चारा का एक्सेप्शन देखोगे तो ये ग्रीन एल्गा का एग्जांपल है पहली बात तो, और इसमें एक्सेप्शन एक चीज है कि मल्टीसेलुलर होता है और 6 ऑर्गन कैसे होते हैं, जैकेटेड, मतलब कवर्ड होते हैं। यहाँ पे जैकेटेड मतलब सिंपल सा जैसे किसी चीज को आप कवर करते हैं तो एक तरह जैकेटेड कर देते हैं, मतलब पैक है, मतलब कवर है वो, ठीक है। यहाँ पे चारा के केस में एंथीडियम को हम लोग ग्लोब्यूल कहते हैं, ठीक है, और जो ओगोनियम होता है न्यूक्लियल होता है, ठीक है, जो फीमेल होता है। अगर आप मैं आपको बेसिकली बताऊं उसमें होता क्या है कि बेसिकली जैसे ये, ठीक है, ये उसका स्ट्रक्चर है, ये ऐसे है, ठीक है। तो फीमेल वाला जो होगा 6 ऑर्गन वो ऊपर रहेगा, मेल वाला नीचे, जो मेल वाला होगा वो नीचे रहेगा, फीमेल वाला ऊपर, ठीक है। तो ऊपर मतलब यहाँ पे जैसे आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, फीमेल वाला, नीचे लोअर साइड पे क्या होगा, मेल वाला, ठीक है। तो ऐसे इसका कुछ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब जनरल फीचर्स में हो जो क्या, ये पाए कहाँ जाएंगे, तो फ्रेश वाटर और मैराइन, एक्वेटिक भी होंगे, टेरेस्ट्रियल भी होंगे, एक्वेटिक भी होंगे, टेरेस्ट्रियल भी होंगे, ठीक है। मॉइस्ट स्टोन में पाए जाएंगे, उड में पाए जाएंगे, और एनिमल्स के सरफेस में, मतलब जैसे स्लोथ भी है, स्लोथ होता है, ठीक है, तो उसके स्किन के ऊपर, ठीक है। स्लोथ बेसिकली एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एनिमल है जो बहुत स्लो मूवमेंट, ठीक है। तो इनके स्लोथ बियर्स में क्या होगा, बेसिकली इनकी सरफेस पे जो एल्गा कैसा हो, एपिजोइक एल्गा होता है। अगर एग्जांपल में याद रखना चाहो तो ग्रीन एल्गा होता है, ट्राइकोफिलस जो एल्गा पाया जाता है उनके ऊपर, ठीक है। फिर इनकी बात करते हैं तो इनका साइज और शेप काफी ज्यादा वेरिएबल होता है, मतलब साइज, और जैसे इनको देखेंगे तो अलग अलग साइज और शेप के होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर्म एंड साइज एल्गी का बहुत ज्यादा वेरी करता है, वेरिएबल करता है। जैसे ये कॉलोनी भी फॉर्म करते हैं, ठीक है। कॉलोनी कौन फॉर्म करेगा, कॉलोनी फॉर्म में हम लोग क्या देखेंगे, वॉल्वैक्स, तो वॉल्वैक्स क्या करेगा, कॉलोनी फॉर्म करेगा। फिलामेंटस देखेंगे, फिलामेंट देखेंगे तो यूलोथ्रिक स्पायरोगैरा, यूलोथ्रिक स्पायरोगैरा, तो क्या कि फिलामेंटस में पहले यही याद कर लो, फिलामेंटस में क्या होगा, यूलोथ्रिक स्पायरोगैरा, और कॉलोनियल फॉर्म में क्या होगा, वॉल्वैक्स, ठीक है। उसके बाद कुछ मैराइन भी होंगे, ठीक है, जो मतलब खारे मैराइन होंगे, ठीक है। उनमें क्या होती है, मैसिव प्लांट बॉडी बनती है, मतलब बड़ी 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 बहुत बड़ी, आप ओशन के अंदर देखें बहुत बड़ी बड़ी लॉन्ग एक तरह से ऐसे पूछे बहुत 6 मतलब नंबर ऑफ फीट की बात करते तो लॉन्ग नंबर पे बनती है, ठीक है।
एग्जाम्पल केल्प है, तो ये लोग बहुत ज़्यादा मैसिव स्ट्रक्चर बनाते हैं, प्लांट बॉडी बहुत लंबी लंबी हुई। अगर इनकी रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो इसमें तीनों टाइप होगा, वेजिटेटिव भी होगा, सेक्सुअल भी होगा, एसेक्सुअल भी होगा। तो हम लोग पहले बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में बेसिकली क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। तो इसमें ईच फ्रेगमेंट कैसे डेवलप हो, एक थैलस उनकी बॉडी होती है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स होगा, जैसे जो मोस्ट कॉमन है जू स्पोर, मोस्ट कॉमन जू स्पोर, ठीक है। जो फ्लैजिलेटेड होंगे, सिंपल सी बात है, जिसके पास फ्लैजिला होगा वो मूवमेंट करेगा, मतलब फ्लैजिला का काम ही होता है ना मूवमेंट करना, मोटाइल होता है, ठीक है, ठीक है। और ऑन जर्मिनेट की रोज न्यू प्लांट बॉडी, जैसे ये जर्मिनेट करेगा एक अपनी नई प्लांट बॉडी बना देगा, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू हो जाए, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, मतलब मेल एंड फीमेल गैमेट्स आगे फ्यूज करेंगे, उससे उसके बाद में जाइगोट बनेगा, न्यू प्लांट बॉडी बनेगी, ऐसा कुछ, ठीक है। गैमेट्स का भी इसका कुछ फीचर्स होंगे, जैसे गैमेट्स हैं यहाँ पे फ्लैजिलेटेड हैं, सिमिलर इन साइज हैं, जो देखो यहाँ पे ऐसे गैमेट जो फ्लैजिलेटेड हो और सिमिलर इन साइज हो, तो किसके एग्जांपल है, यूरोथ्रिक्स का, ठीक है। नॉन फ्लैजिलेटेड होंगे, नॉन मेटोइल होंगे, लेकिन सिमिलर किसमें, शेप में, बस यहाँ पे डिफरेंस है फ्लैजिला का, यहाँ का फ्लैजिला मोटाइल है, यहाँ का नॉन मोटाइल है। यहाँ पे साइज सिमिलर, दोनों का साइज सेम होगा, लेकिन यूरोथ्रिक्स एक कॉमन एग्जांपल था, हमने अभी जस्ट ऊपर पढ़ा था, जब हमने यूरोथ्रिक्स और उसके बात करी थी तो हमने जस्ट ऊपर यहाँ पे पढ़ा था, दोनों को एक साथ ही पढ़ा था, यूरोथ्रिक्स और स्पायरोगैरा दोनों को हम लोगों ने साथ में पढ़ा था। तो ये कैसे थे, फिलामेंटस फॉर्म थे, फिलामेंटस, लेकिन फिलामेंटस थे, लेकिन एक मोटाइल है एक नॉन मोटाइल है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे अब जैसे स्पायरोगैरा देख रहे हो, यहाँ पे नॉन फ्लैजिलेटेड है, नॉन मोटाइल है, ठीक है। यहाँ पे क्या, बट सिमिलर इन साइज, ठीक है। रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो ऐसे जो रिप्रोडक्शन होते हैं, ठीक है, तो उनको क्या कहते हैं, आइसोगैमस, आइसो मतलब सेम, ठीक है। आइसो जो आप जाइगोट का साइज देखेंगे, ठीक है, सिमिलर इन साइज रहेंगे, तो इससे क्या है, आइसोगैमस। जब इन लोग का जब फ्यूजन होता है कभी कभी सिमिलर साइज के, मतलब दोनों का साइज अलग होता है, साइज में डिफरेंसेस ज्यादा हो जाते हैं, तो यहाँ पे एनसीईआरटी कहते हैं फ्यूजन ऑफ टू गैमेट डिसिमिलर इन साइज, किसकी बात में, यूड्रीना में, उसको कहते हैं एनाइसोगैमस, मतलब जिनका शेप डिफरेंट हो, कैसे में आएंगे, एनाइसो में आएंगे, इसमें आएंगे एनाइसो में आएंगे, ठीक है। जब फ्यूजन होता है, ठीक है, एक वन लार्ज नॉन मोटाइल स्टैटिक होगा फीमेल गैमेट, ठीक है, मेल वाला बेसिकली ऐसा होता है, जैसे हम लोग के केस में, ह्यूमंस के केस में भी मेल गैमेटो जो गैमेट होता है वो मोटाइल होता है, फीमेल कैसा होता है, नॉन मोटाइल होता है, ठीक है। तो वैसे एक सिमिलर यहाँ पे देखेंगे, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस होता है, ठीक है। मेल वाला कैसा होगा, स्मॉलर नंबर होगा, मेटाइल मोटाइल होगा, ठीक है, कैसा होगा, मोटाइल होगा, मोटाइल गैमेट होगा यहाँ पे, ठीक है। तो वो कैसे होते हैं, ऊगैमस, ऊगैमस में बेसिकली फीमेल वाला बड़ा होगा गैमेट, मेल वाला छोटा होगा, लेकिन मेल वाला छोटा होगा लेकिन उसका नंबर ज्यादा बनता है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे गैमेट्स को क्या कहते हैं, ऊगैमस। एग्जांपल याद रखना, वोल्वॉक्स फ्यूकस, वोल्वॉक्स फ्यूकस, क्योंकि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में इंपॉर्टेंट चीजें कौन किसका एग्जाम्पल है, ठीक है। आपसे फिलामेंटस पूछ रहा है, कॉलोनियल पूछ रहा है, कौन सा पाया जा रहा है सरफेस पे एनिमल के, वो चीजें आपको यहाँ पे याद रखने वाली हैं। दूसरी चीज, यहाँ पे हम लोग के लिए एल्गा वैरायटी डिफरेंट टाइप में हम लोग के लिए, अर्थ के लिए, हम लोग के लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए काफी यूजफुल है, ठीक है। कि वो कैसे यूजफुल है अब देखते हैं, ठीक है। तो अलग के हमारे यूजफुल वैरायटी ऑफ वेज में कैसे, हम लोग का जो कार्बन फिक्सेशन होता है, CO2 का फिक्सेशन होता है अर्थ पे, जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू होता है, हाफ ऑफ द टोटल कार्बन फिक्सेशन कौन, एल्गा करता है। तो हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ कौन करता है, एल्गा करता है। कैसे करता है, फोटोसिंथेसिस करके करता है, ठीक है। इन दूसरी चीज ये क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन द इमीडिएट मटेरियल, मतलब जिस मीडियम जहां पे ये होते हैं वहां पे बेसिकली अगर वाटर में है तो वहां का ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा देंगे, प्लांट जहां पे होंगे वहां पे ऑक्सीजन का लेवल अच्छा खासा होगा, ठीक है। दूसरी चीज, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं एनर्जी रिच कंपाउंड्स में। कैसे, एनर्जी रिच कंपाउंड्स में जो हेल्प करता है, बेसिक होता है फूड साइकिल की, ठीक है। बेसिक किसका होता है, बेसिक ऑफ द फूड साइकिल ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स। जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं इन पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, ठीक है। अगर और स्पीसीज की बात करें, जैसे पोरीफायरा की बात करें तो लैमेनिया सार्गासम, ठीक है। तो उनमें इनकी 70% जो स्पीसीज हैं एज अ फूड यूज की जाती है। कैसे यूज कर जाती है, मैराइन एल्गा होता है एज अ फूड यूज किया जाता है, ठीक है। 70% याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। कौन कौन सी, लैम्ना और सार्गेसम, ठीक है। किसकी स्पीसीज है, पोरीफेरा की, ठीक है।
अब बात करते सर्टेन ब्राउन और रेड एल्गा की बात करेंगे। यहाँ पे अब बात करते हैं हम लोग मैराइन ब्राउन और रेड एल्गा। तो यहाँ पे हाइड्रोक्लोराइड्स मतलब ऐसे सब्सटेंस जिनकी वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी काफ़ी मतलब काफ़ी लंबे समय तक रहती है, ठीक है। तो हम लोग इनका बेसिकली यूज़ करते हैं कुछ चीज़ स्टोर करने में, ताकि वो खराब न हो, लंबे समय तक सूखे नहीं उस चीज़ को, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, वो हम बात करेंगे कैरिजन क्यूजोरेट एल्गा में जो हम लोग कॉमर्शियली यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ क्या क्या है हमारे लिए। पहली चीज़ याद रखना है यहाँ पे लैमिनिया सार्गसम जो मैराइन एल्गा है हम एज अ फूड यूज़ करते हैं। दूसरी यहाँ पे ब्राउन और रेड एल्गा में जो लार्ज अमाउंट में हाइड्रोकोलाइड्स के फॉर्म में होती है, उनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। एल्जिनिन ब्राउन एल्गा और कैरिजन रेड एल्गा जो कॉमर्शियली यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। अब इनसे हमें एक प्रोडक्ट भी मिलता है, एगर कहते हैं, ठीक है। तो जो एगर होता है बेसिकली हम लोग कमर्शियल प्रोडक्ट्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। वो ऑब्टेन किससे होता है, हमें मिलता किससे, तो जेलेनियम और ग्लिसरीरिया से मिलता है, ठीक है। और इनका यूज़ कहाँ किया जाता है, प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेलीज, ठीक है। इनको माइक्रोब्स को ग्रो कराने में यूज़ किया जाता है। दूसरी चीज़ किसकी प्रिपरेशन किसकी होती है, आइसक्रीम और जेलीज की। अब बात करते हैं हमारे लिए एल्गा मल्टीपल टाइप्स हम लोग के लिए यूजफुल है, ठीक है। बेसिकली डिफरेंट एल्गा हमारे डिफरेंट टाइप से काम आते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं जैसे कोलेरा, ठीक है। क्या याद रखने वाला, यूनिसेलुलर एल्गा। कैसा एल्गा है, यूनिसेलुलर एल्गा। यहाँ कई बार क्वेश्चन पुट आउट हुआ है, ठीक है। तो कोलेरा कैसा है, यूनिसेलुलर एल्गा। कैसा है, रिच किस में होता है, प्रोटीन में। किस में रिच होगा, प्रोटीन में। और हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, ह्यूमंस यूज करते हैं, ठीक है। ह्यूमंस में कौन यूज करता है, स्पेस ट्रैवल्स, जो लोग स्पेस में जाते हैं वो लोग एज ए फूड सप्लीमेंट इसको लेके जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम जो एल्गा की नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे कि हम लोगों ने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है। ग्रीन एल्गा, ब्राउन एल्गा, रेड एल्गा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर में और डिटेल में एल्गा के बारे में अलग अलग क्लास के बारे में बात करेंगे। उसके बाद ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, सारी चीजें एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीजें पीडीएफ में अंडरलाइन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल फीचर्स हम लोग को याद रखने कहाँ पे क्या है। और स्टार्टिंग में जो साइटोलॉजी जिस बिहाफ पे टैक्सोनॉमी में जो चीज़ें हम लोग किस बिहाफ पे करते हैं, चाहे न्यूमेरल टैक्सोलॉजी में हम लोग यूज़ करें नंबर और कोड्स, ठीक है। साइटों में हम लोग यूज करेंगे क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर और बिहेवियर। कीमो हम लोग क्या यूज करेंगे, केमिकल कंस्टिट्यूएंट प्लांट का, ठीक है। कंफ्यूजन ना हो उसके लिए जनरल कैरेक्टर्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं एक, ठीक है। कहाँ पे कवरिंग है, कहाँ पे कवरिंग नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज इनका शेप, साइज। थर्ड चीज जैसे यहाँ पे कोलोनियल फॉर्म में वॉल्वैक्स होता है, फिलामेंटल फॉर्म में यूलोथ्रिक स्पाइरोगैरा, ठीक है। कौन ज्यादा केल्प जैसा हो गया, मैसिव प्लांट बॉडीज बनाता है तो यहाँ पे केल्प बनाता है, ठीक है। इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में बात करें तो वेजिटेटिव, सेक्सुअल, असेक्सुअल तीनों मेटल्स की हमने बात कर ली है। वेजिटेटिव में कैसा होगा, वेजिटेटिव होगा फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल में जो मोड ऑफ स्पोर, डिफरेंट टाइप स्पोर होंगे। मेनली कॉमन कौन सा है, कॉमन कौन तो जी स्पोर, ठीक है। इनके अगर गैमेट्स की बात करेंगे फ्लैजिलेटेड, गैमेट्स की बात करेंगे फ्लैजिलेटेड होंगे, ठीक है। ये कैसे होंगे, जूस फ्लैजिलेटेड कैसे होंगे, मोटाइल। और जब जर्मिनेट होंगे तो पूरे एक नई प्लांट बॉडी बना दी। नॉन फ्लैजिलेट्स को भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग कैसे एल्गा यूजफुल है अदर चीजों में हमारे लिए, तो कार्बन डाई का फिक्सेशन कैसे करता है, हाफ ऑफ द कार्बन डाई का कार्बन CO2 का फिक्सेशन करता है, कैसे करता है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू करता है, ठीक है। दूसरी चीज प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है एनर्जी रिच कंपाउंड्स के लिए, ठीक है, जो बेसिक होता है किसके, ऑल फॉर्म ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लैमिनिया सार्गेशम की बात की जो हम लोग एज अ फूड ह्यूमंस यूज करते हैं, ठीक है। हाइड्रोकोलाइड्स की बात में तो याद रखना, हाइड्रोकोलाइड्स की बात करें तो ऐसा एल्गा जिनके पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो उनमें हम लोग को ब्राउन एल्गा और रेड एल्गा, ठीक है। एग्जाम्पल में याद रखना एल्जिलिन और कैरिजन रेड एल्गा, ठीक है, जो कॉमर्शियली यूज किए जाते हैं। और एगार, बहुत कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया एगार से, तो जेलेनियम और ग्लेशियम से हमें ऑब्टेन होता है, जिसमें हम लोग माइक्रोब्स को ग्रो कराते हैं। और प्रिपरेशन किसके करते हैं, आइसक्रीम और जेलीज की, ठीक है। अगर आप PYQ उठा के देखेंगे आपको यहीं से ही बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। क्लोरा कैसा होता है, यूनिसेलुलर एल्गा होता है। और कैसे रिच किस में होता है, प्रोटीन में। यहाँ पे कई बार कार्बोहाइड्रेट कर देगा, विटामिन कर देगा, अलग चीजें याद रखना। रिच किस में होगा, प्रोटीन में। यूज कौन करता है, स्पेस ट्रैवल्स, ठीक है। कोलोरा यूनिसेलुलर प्रोटीन इनेज और यूज किसके थ्रू किया जाएगा, स्पेस ट्रैवल्स के। तो ये सारी बातें इस लेक्चर में हमने कर ली है। तो मिलेंगे आपको हम नेक्स्ट लेक्चर में और बचे हुए टॉपिक्स को खत्म करेंगे, ठीक है।